2025 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल गुजरा है। हथियार वो इतने भारी मात्रा में बना रहा है कि सन 2025 में अकेले एक ही साल के अंदर $10 बिलियन के हथियार पाकिस्तान बेच चुका है। हम क्या बेच रहे हैं? गोबर के उपले। अभी आप देखिए, पाकिस्तान ने आपकी दुर्गति कर दी, बुरा लगता है। फैक्ट्स पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। हम मान लें हम जीत गए, हम अपना बांग्लादेश ही JF-17 फाइटर जेट को लेकर कुछ डील होने वाली है। कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर आजकल ज्यादा बोल रहे हैं, उनको कुरान शरीफ बिल्कुल याद रहती है, एंटी इंडियन है। इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। अच्छा, बांग्लादेश पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कैसा कब्जा है, उस मानसिकता का कैसा कब्जा है, वो हम देख रहे हैं। जिस जा सकता है और हमारे देश को इतना ह्यूमिलिएट किया ये इंसान, पागल हो गया है ये। भारत को बड़ा अपशब्द बोला। प्रधानमंत्री हमारे देश की संपत्ति होती है। प्रधानमंत्री को बोलता है ये कि मोदी ने फोन किया, उन्होंने बोला प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्या बदतमीजी है ये बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री एक पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। पाकिस्तान ने गेम पलट दी, कर्जा खत्म, बाय बाय IMF। सऊदी अरब भी पाकिस्तान से JF-17 तैयारे खरीदेगा। अरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती ने पड़ोसी मुल्क में आग लगा के रख दिया है। आज उनका अपना मीडिया भी JF-17 फाइटर जेट की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान का फख्र JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दुनिया का वाहिद ऐसा तैयारा है जिसने दिफाई सिस्टम S-400 को तबाह किया है। जंग में पाकिस्तान ने आपकी दुर्गत बना दी। बुरा लगता है लेकिन फैक्ट्स पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। बांग्लादेशी एयर चीफ की पाकिस्तानी एयर चीफ से मुलाकात पर भारत और भारतीय मीडिया का तड़पना बता रहा है कि इंदिरा गांधी हार गई और 2 कौमी नजरिया जीत गया है। चीन ने भी बोल दिया कि हमने भी भारत और पाकिस्तान की जंग को रोकने में सहूलतकारी की है। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ 65वीं बार बोला इस बात को और फिर चीन ने भी कह दिया। क्या इज्जत रह गई इंडिया की? भारत और मोदी को उतना डर शायद पाकिस्तान से वैसे नहीं लगता जितना ये बंदा उन्हें पाकिस्तान से डरा डरा के मारता है। शाबाश दिनेश के वोरा साहब, तन के रखो, शाबाश। आसिम मुनीर को कुरान शरीफ ज्यादा याद रहती है, एंटी इंडियन है और अब तो फील्ड मार्शल बन गया, ऊपर से 5 साल और मिल गया। हमको आसिम मुनीर को 5 से 10 साल मजीद झेलना होगा। अमेरिकी नायब सदर ने हमारे वजीर आजम को वार्निंग दी कि फौरी तौर पर जंग बंद कर दो, पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी बता दिया था कि हमने अपने एटम बम टेस्ट कर लिए हैं और अब हम भारत पर एटमी हमला करने वाले हैं। एटमी हमले से बचने के लिए हमने अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। जनरल बख्शी के सनसनीखेज इंकिशाफात। अगर भारत को, क्योंकि हमको वार्निंग दी गई थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकता है, तो ये क्या था? पाकिस्तान ने 10 मई की रात को सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे कि ये सेस्मिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई और उसने अमेरिका को बता दिया कि साहब हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट कर दिए हैं साहब, तो भारत को बोल दो कि आगे ना बढ़े और हम जो है ये सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं वार्निंग के तौर पे। क्या ये था वॉन्स की? जुड़ी एक ऐसी खबर है जो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा रही है। खबर ये है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बातचीत की पुष्टि खुद पाकिस्तान सेना ने की है। दरअसल बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख के बीच JF-17 फाइटर जेट की संभावित बिक्री को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। बातचीत इस्लामाबाद में हुई, जहां पाकिस्तान के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान आमने सामने बैठे। बात सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फास्ट ट्रैक डिलीवरी, पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इकोसिस्टम का आश्वासन दिया है। यानी साफ है ये सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप की तैयारी। सवाल ये उठता है कि JF-17 थंडर आखिर है क्या? JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया। फाइटर जेट की खासियत क्या है? हवाई जासूसी, जमीन पर हमला, दुश्मन के विमान को इंटरसेप्ट करना, आधुनिक रडार सिस्टम के साथ साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल इसकी क्षमता है। यही वजह है JF-17 को अक्सर पाकिस्तान का सस्ता लेकिन घातक फाइटर जेट कहा जाता है। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदेगा? क्या ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और दूरी बढ़ाएगा? क्या दक्षिण एशिया एक नए सामरिक दौर में प्रवेश कर रहा है? तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे, लेकिन इतना तय, ढाका की हर चाल अब दिल्ली, इस्लामाबाद और बीजिंग तीनों की नजर में। बांग्लादेश ही JF-17 फाइटर जेट को लेकर कुछ डील होने वाली है
और ये चाइनीज जेट है, सिंगल इंजन है, हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका इस्तेमाल हमले के लिए और जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। और ये एक वो एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर चाइनीज डेडली मिसाइल्स जो होती हैं, शायद PL-15 है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसका यूज शायद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया था। तो कई समझौते हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में होने जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा समझौता JF-17 फाइटर जेट की बिक्री भी हो सकती है। दूसरा, मैंने कल एक खबर दी थी कि 29 कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर आजकल ज्यादा बोल रहे हैं, उनको कुरान शरीफ बिल्कुल याद रहती है, एंटी इंडियन है। इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। सर, आसिम मुनीर जब से CDF बने हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कम से कम 2030 तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद बढ़ करके हो सकता है 5 साल का एक्सटेंशन और मिले, यानी कम से कम 5 से 10 साल तक हमें आसिम मुनीर को झेलना होगा। फील्ड मार्शल जब 5 स्टार आर्मी ऑफिसर बन जाने के बाद में अब हम उनको कोई छेड़ नहीं सकता है, और तो उनको हमको सहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा हैं, यूनिफॉर्म में हैं। और सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये आगे भी उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिटायर होंगे नहीं, उसको झेलना ही पड़ेगा। आप इस थ्रेट को कैसे देख रहे हैं, और उनकी धमकियों से जोड़ते हुए जो वो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं डायरेक्ट? ये चीज थोड़ा और खतरा बन गई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है जी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी का। आपको लगता है कि भविष्य में कहीं परमाणु युद्ध का कोई खतरा आ जाए, नौबत आ जाए, इस तरह से आप बढ़ता हुआ देख रहे होंगे पाकिस्तान को? देखिए, हर एक देश की रेड लाइंस होती हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी रेड लाइंस बना के रखी हुई है। तो अगर हम कभी उनकी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान ने आपकी दुर्गति कर दी, बुरा लगता है। फैक्ट्स पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। हम मान लें हम जीत गए, हम अपना तो चीन का बयान आ गया ना, उस पर तो अलग से हमको बात करनी चाहिए। चीन ने बोल दिया कि हमने अभी जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने में मध्यस्थी की हुई। मयूर भाई, ट्रंप को 65वीं, ट्रंप अभी नेतन्याहू के साथ 65वीं बार बोला इस बात को, और फिर चीन ने भी कह दिया। तो अब पता नहीं सर क्या हो रहा है। चीन की तो स्थिति आप देख लीजिए कि हमारे सीनियर आर्मी अफसर ने कहा था कि हम एक प्रॉक्सी वार भी लड़ रहे थे, पीछे चीन खड़ा था, सारे ड्रोन, सारे वेपन, जो सब कुछ जो थे वो चीन ने अपने आजमा लिए। चीन, अभी तक चीन की टेक्नोलॉजी खराब मानी जाती थी, उसका जहाजी बेड़ा डूब गया था, नेवल फ्लीट डूब गई थी जो उन्होंने उतारी, तो उसने पहली बार अपने वेपन ट्राई कर लिए, आजमा लिए, सब हुआ। पूरा जम्मू के बॉर्डरिंग एरिया में देखिए कितना नुकसान हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं है कहीं से भी। और इस सब के बाद आज आप पहुंचा कहां रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, ये हो गया, कोई नहीं बोल रहा है, हर जगह वो चीजें हो रही हैं। अब एक हिंदू मारा जाता है केरल में, दूसरा देहरादून में मारा जाता है, वो भारत का नागरिक है, इस पर कोई नहीं बोलता जा सकता है। और हमारे देश को इतना ह्यूमिलिएट किया ये इंसान, पागल हो गया है ये। भारत को बड़ा अपशब्द बोला। प्रधानमंत्री हमारे देश की संपत्ति होती है। प्रधानमंत्री को बोलता है ये कि मोदी ने फोन किया, उन्होंने बोला प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्या बदतमीजी है ये बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री एक पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। हमें सबको खड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। और हम धन्यवाद करते हैं पहले महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ जो टेस्ला का पहला कारखाना मिला था, आप लोग इंडिया की गाड़ियां खरीदी यहाँ पे, ऐसे अमेरिकन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ये अल्टीमेटली हम लोग के लिए भी बड़ा सरदर्द बनेंगे। हमको लगता है कि उतना सक्सेस नहीं हुआ महाराष्ट्र में जो टेस्ला खुला था, हमें अपने प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। और ये लोग देखिए, हमारे भारत के लोग इन्हें मोटिवेशन मानते हैं, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी, ये करोड़ों कमाने वाले लोग, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द बोल सके। आप बताइए, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं बना कि एक बार ये बोल सके कि जब ये प्रधान डोनाल्ड ट्रंप, ये पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप यहाँ पे, इसको पेट्रोल चाहिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से हटके, जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था तो इन लोग की हिम्मत नहीं हुई, एकदम यहाँ पे ईमान धर्म बेच दिया है सब यहाँ पर। ये लोग क्या करेंगे, पैसे के अंधे हो गए। और हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे निकल गए, किसी काम के नहीं, कोई गूगल संभाल रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, और एक शब्द नहीं बोला जाता है इन लोगों से अपने देश के प्रति। वही देखिए यहूदियों को, इजराइल के ऊपर जो गजा से हमला हुआ था, तो गजा कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, उसके बाद अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, कुछ भी नहीं है, और इजराइल इतना शक्तिशाली, बावजूद इसके पूरे यहूदियों ने एक साथ एकजुटता दिखाई। और इन लोगों के ऊपर एक बार आप जरूर सोचिएगा, क्या इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि होता है। अमेरिका जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है
कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी कमजोरी की फाइल नरेंद्र मोदी जी की है कि जो मन में आता है वो लगातार ट्रंप बोलता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। आपको याद होगा सुशांत सिन्हा और बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाया कि ट्रंप तो मिलने के लिए परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे मिल नहीं रहे हैं। कनाडा में थे, कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि मिलते हुए जाइए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आपसे नहीं मिलेंगे। और इस तरह का बहुत सारा माहौल बनाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ट्रंप मोदी से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना बात करने का समय दिया और ना ही मिला। यह माहौल हमारे यहां की गोदी मीडिया ने बनाया कि बस भाई ट्रंप तो झुके जा रहा है, दबे जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ही उससे मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आ रही हैं कि सुनकर दिमाग खराब हो जा रहा है। एक वीडियो आया जिसमें ट्रंप कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। अब यह सेंटेंस ही अपने आप में कितना प्रॉब्लमेटिक है बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मे आई कम सर, क्या मैं आ सकता हूं सर। यानी ट्रंप जब राष्ट्रपति बना तो एक तो उस आयोजन में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, और दूसरी बात यह कि ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने आगे से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और यहां पर मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अकेले वैश्विक नेता थे, अकेले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनको रिसीव करने ट्रंप दरवाजे पर नहीं आया, अपनी एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया। उस समय भी वो वीडियो हम लोगों को खला था, बहुत खला था कि छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति जा रहे हैं और ट्रंप खुद आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के गेट पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप से तो उनकी निजी दोस्ती है, आजादी दिलाई, उसी के साथ मिलकर अब वो भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है, इसका एक और सबूत आपके सामने रखती हूं। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान दौरे पर हैं। हसन महमूद खान ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये तस्वीरें भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है कि दोनों ही मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। अब दोनों मिलकर एक साथ हमें चुनौती दे रहे हैं। एक वक्त में ये मुलाकात काफी मायने रखती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान का तिलमिलाना, दूसरी तरफ बांग्लादेश के जिहाद में की जो आंधी इस वक्त वहां चल रही है उसका नुकसान सबसे ज्यादा हिंदू समाज को हो रहा है।